नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं द पेन पॉइंटर के एक ऐसे शो में जिसका नाम है वीर गाथा। इस शो में हम आपको मिलाएंगे कुछ देश के ऐसे जाबाजों से, ऐसे वीर से जिनकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए। और ऐसे ही एक वीर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद। सर, आपको मिले हुए इतने मेडल्स, आपको इतने सारे प्राइजेस मिले हैं, 40 साल से ज़्यादा आपने नौकरी करी है। जिंदगी में आपने एक ऐसा ओहदा प्राप्त करा है जहां पे शायद ही कोई पहुंच पाता है और बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जिंदगी में बहुत लोग चाहते हैं इस लेवल पे पहुंचना। तो हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि बचपन से लेके इस ओहदे तक पहुंचना, जहां पे पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो ये सफ़र कैसा रहा? आप सर अपने सफ़र के बारे में बताइए। देखिए, आपने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है कि ये सफ़र कैसा रहा और कैसे पहुंचे। ये जो राष्ट्र की सुरक्षा की जो भारतीय सेना में सेवा करने का मौका मिलता है, ये सौभाग्य से मिलता है। और मैं तो कहूँगा कि पूरे जीवन जो तकरीबन 40 साल भारतीय सेना में सेवा की है, इसका जो श्रेय है, डेडिकेशन है, मैं अपने सोल्जर्स और अपने माता पिता जी को देता हूँ। इनका श्रेय उनको जाता है, क्योंकि जिस प्रकार आपने पूछा कि बचपन, तो माता पिताजी ने जो वातावरण बनाया था, जो उन्होंने सोच दी थी, जिसके अंदर में नेशन फर्स्ट शुरू से ही था। और मैं आपसे एक चीज़ साझा करना चाहता हूं कि जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो मैं यही कहता था कि मैं कैप्टन बनना चाहता हूं, ताकि मेरे कंधे के ऊपर में 3 स्टार्स हों। लेकिन देखिए, जो भारतवर्ष और हमारे जो सैनिक हैं और जो भगवान की देन है, वो किस प्रकार से ना केवल 3 स्टार लेकिन 3 स्टार जनरल बनाया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पंजाब से आता हूं, अमृतसर एक छोटा सा गांव है जलालुस्मा। हमारे गांव में एक भी ऑफिसर नहीं थे और मेरे पिताजी गांव के पहले मैट्रिक थे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि ऐसे सपना लेना कि मैं एक कैप्टन बनना चाहता हूं। तो पहला जो कदम था वो सैनिक स्कूल पंजाब यानी कि कपूरथला में एडमिशन लेने का था। वो पहली चुनौती थी। और जब उसकी परीक्षा में बैठे, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्ट हो गए, तो एक अलग जीवन का अध्याय शुरू हो गया। और ये एक ब्लेसिंग थी परमात्मा की। सर, ये जो आपने शुरू करा एक सफ़र, जो आर्मी के इतने ऊंचे ओहदे तक जाने का, डिफेंस सेक्टर में इतना बड़ा काम करने का, बचपन में आपको इस चीज़ को लेके मोटिवेशन कैसे मिली? मतलब आपको इसी सेक्टर में जाना है जहां जिंदगी का ठिकाना नहीं होता, कब गोलियां चले, कब कौन सी गोली सीने को छल्ली करते हुए निकल जाए। तो ऐसे माहौल में जानने की जो मोटिवेशन थी बचपन में ही, आप बता रहे हो कि बचपन में ही आप कह रहे हो कि कैप्टन बनना था आपको, तो बचपन में ये मोटिवेशन आई कहाँ से आपके अंदर? देखिए, पहली बात तो जो हमारा परिवार है वो फौज से ही संबंधित है। मेरे पिताजी भी फौज में थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो लड़ाई हुई थी उसमें अफगान में गए थे, और वो टेक्निकल साइड में थे, रडार के एक्सपर्ट थे। और फ्रांस, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, इन जगह पे उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी। जो मेरे भाई साहब हैं, बड़े भाई हैं, वो भी टेक्निकल साइड में एयरफोर्स में थे। लेकिन जो मुझे चाहिए था वो था इन्फेंट्री में, वो था जो एक जवानों के साथ में होता है। एक जीवन की एक ललच होती है, एक पैशन होता है कि कैप्टन बनना है, फौज में जाना है, राष्ट्र की सेवा करनी है। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो सैनिक हैं, इनकी वीर गाथाएं सुनी थी, तो इसलिए एक मैं कहूँगा कि एक ड्रीम था, एक लक्ष्य था, एक पैशन था कि राष्ट्र की सेवा करनी है और सेना में जाना है। बस इसी लक्ष्य के साथ में, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि सैनिक स्कूल में भर्ती लिया, ताकि उसी रास्ते पे जा सके जहां पर फौज में जाकर एक वर्दी डालकर देश की सेवा करी जाए। सर, आपका मेमोरेबल मोमेंट? देखिए जी, जब मैं सैनिक स्कूल में गया था तो सभी अपना लक्ष्य बनाते हैं, और मैं सुबह शुरू से ही अपने दिल में ये था कि अपने अंदर में गुरु नानक देव जी के बताए हुए जो आदेश हैं, जो हमारे धर्म के मुताबिक जो मूल मंत्र है,
जो अंदर में एक कंपैशन, एक ह्यूमैनिटी और जो उनके उच्च ख्याल थे। तो जब भी गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहब में जाते थे तो वो रिफ्रेश होते रहते थे कि किस प्रकार उनके बताए हुए जो आदेश हैं, जो गुरुद्वारे में शब्द सुनते थे, जो उनकी शिक्षा थी। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे दशम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, उन्होंने तो एक अलग ही एक जो सोच शुरू से दिमाग में बनाकर बैठाई हुई थी कि निश्चय कर अपनी जीत करो। जो गुरु गोविंद सिंह जी दशम गुरु, जो एक सोल्जर, एक स्कॉलर और एक सेंट, यानी कि तीन जो खूबियां होनी चाहिए, ये तो शुरू से बचपन से ही एक इच्छा थी कि इन तीनों क्षेत्र में एज ए सोल्जर, एज ए स्कॉलर और एज ए सेंट। जब मैं सेंट कहता हूं तो इसका मतलब कि जो आपकी सोच है वो उस प्रकार से साधु, सादगी और एक इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, हम्बलनेस की होनी चाहिए। सर, ये जैसे कि आपने बताया कि परिवार जो है आपका डिफेंस सेक्टर से जुड़ा है, देश की सेवा में पूरा परिवार लगा हुआ है, आप हैं, आपके जो बेटे हैं वो भी इसी फील्ड में हैं। तो कभी आपके साथ या आपके मतलब जीवन में आपके इतने सारे दोस्त बने होंगे इसी फील्ड में, कुछ ऐसा हादसा जो शायद आपके मन में अंत तक रहेगा, या फिर कोई ऐसा हादसा जो मतलब जिसे आप भुला नहीं सकते? देखिए, ऐसे बहुत वाक़या हैं, ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि ये तकरीबन 40 साल का जो सफ़र था फ़ौज के अंदर में, जो सैनिक स्कूल से शुरू किया और जो फ़ौज में समय बिताया, बहुत ऐसे साथी थे जो मैं कहूँगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। उनका बिछुड़ना बहुत दर्दनाक था, पर एक बात पक्की थी दिमाग में कि ये जो सुप्रीम सेक्रीफाइस होता है ना, जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति थी, ये अलग किस्म की है। उनसे प्रेरणा भी मिली, और लेकिन मैं कहूँगा कि वो बहुत भावुक ऐसे काफ़ी हैं। मैं खुद भी क्योंकि मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ, मैंने 8 बार काउंटर टेररिज्म का टेन्योर की है, और स्पेशली एज ए जूनियर ऑफिसर बहुत मौका मिला मणिपुर, नागालैंड, श्रीलंका और भी कई जगह में ऐसे बहुत चैलेंजिंग स्थिति थी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ, हम लोग श्रीलंका में थे ऑपरेशन पवन के अंदर में, तो वहाँ पर कुछ साथी भी शहीद हुए। हमने बहुत टेररिस्ट की मौत को भी देखा है। लेकिन एक बार एक ऑपरेशन के अंदर में हम जंगल में थे, तो ऐसा हुआ कि जो मेरे पास घड़ी थी वो मेरे जो ब्रदर इन लॉ उन्होंने दी थी, वो दुबई से लेके आए थे। तो घड़ी बहुत अच्छी थी, सिटीजन की थी, उसमें टेम्परेचर और ये सब चीज़ें थी। तो हम सभी मेरे को बोलते थे, बाकी ऑफिसर घड़ी के बारे में बात करते थे। तो ऐसा लगा वो घड़ी एकदम खराब हो गई, बंद हो गई, और मेरे को ऐसा लगा कि देखिए ये घड़ी खराब हो गई। तो पुराना जो वाक्य है कि जो बापूजी महात्मा गांधी जी की घड़ी खराब हुई थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी मेरा अंत आ गया है, अभी कुछ होने वाला है। किसी वक्त भी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस जिसमें एलटीटी वाले बहुत अच्छे थे, जहाँ ग्रेनेड, जहाँ कोई फायर होने वाला है, मेरे को ऐसा लगा कि अभी मेरा अंत आने वाला है। उस क्षण से लेकर जब तक मैं यूनिट नहीं पहुंचा, मेरे को हर कोने पे ऐसे लगा कि अभी बस कुछ होने वाला है। और जब मैं वापस पहुंचा, सबसे पहले नई घड़ी ली। तो इस प्रकार बहुत ऐसे क्षण हैं जहां मौत को बहुत करीब से देखा है। श्रीलंका में स्पेशली ऐसे बहुत मौके थे, बहुत भावनक की हमारी टोली के अंदर में, हमारे ग्रुप के अंदर में हमारे साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और मैं कहूँगा कि हर एक जो ऐसा इंसिडेंट था उसने स्ट्रांग ही बनाया है। उसने वो कमिटमेंट, डेडिकेशन को एक और स्तर तक लेके गए हैं कि किस प्रकार किसी चीज से नहीं डरना है। और ये जो गुरु गोविंद सिंह जी की सोच है, निश्चय कर अपनी जीत करो, ये फियरलेसनेस है ना। जीवन खुदा ने दिया है, भगवान ने दिया है, और राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला है। और फियरलेसनेस का जो एक पाठ बचपन से पढ़ा है, जिस प्रकार जवानों ने ये चीज सिखाई है, तो उसी पैशन, नशे के साथ में जीवन जिया है। तो सर, आप पिछले जब आप कार्यरत थे तो चाइना टॉपिक पे आपने काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारा है, और आपने लगभग 7-8 बार चाइना विजिट करा है। आपने इराक ईरान के साथ मिलकर काम करा है, यूएस के साथ मिलकर काम करा है। आप इतने सारे देशों में जाते हो,
आपको कभी ऐसा लगा हो कि कुछ देश, मतलब आप जो अभी बताना चाहते हो कि कोई जो देश हैं दूसरे देश हो वो इंडियन डिफेंस के बारे में क्या सोचते हैं, कभी आपको कुछ ऐसा अनुभव करने का मौका मिला हो? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि जो फॉरेनर्स हैं वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत की सेना के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, मैं एक आपसे साझा करना चाहता हूँ एक वाकया। मैं यूनाइटेड नेशन में था, ईरान इराक वॉर 8 साल जो हुआ था, उसके बाद में जो यूनाइटेड नेशन मिशन था, यूनिमॉक बोलते हैं उसको, यूनाइटेड नेशन ईरान इराक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, तो उसमें जो ईरान की तरफ में हमारा मिशन था, एक मिशन हेडक्वार्टर और 4 सेक्टर हेडक्वार्टर थे। तो मैं ईरान के जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, साकेत जगह थी, हाई एल्टीट्यूड का इलाका, वहाँ मैं पोस्टेड था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो मेरे बॉस थे वो स्वीडन के एक ब्रिगेडियर साहब थे, तो उन्होंने मेरे को एक इनफॉर्मल बात करते करते एक बात कही जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे 10 आर्मी ऑफिसर्स को देखा और उन्होंने कहा कि आई हैव सीन योर 10 आर्मी ऑफिसर्स हु आर इन द मिशन एंड ही सेड इफ दिस इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया देन व्हाई इंडिया इज नॉट ए सुपर पावर। देखिए, उनकी नजर में वो सोचते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया की, उसके बलबूते के ऊपर में हम सुपर पावर होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको अपनी खुद की सेल्फ वर्थ नहीं मालूम है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा साहब जब विजिट किया था इंडिया में, तो पार्लियामेंट में गए और उधर में उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि इंडिया हैज इमर्ज, और जो भी पार्लियामेंट में बैठे थे बाएं दाएं देख रहे थे कि सचमुच क्या हम इमर्ज हो गए हैं, हमको खुद नहीं मालूम है। और मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि जहां पर भी मैं गया हूं, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, और मेरे को मौका मिला है तकरीबन 14-16 कंट्री जाने का, जहां पर भी गया हूं उनके दिमाग में जो भारतीय सेना और भारत के बारे में जो सोच है वो बिल्कुल बहुत ऊंची है। मैं तो कहूंगा कि हर एक भारतीय को बाहर जाना चाहिए ये देखने के लिए कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, जो भारत का एक्सीलेंस है ना, सुपर एक्सीलेंस, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर में, मिसाइल में, बिल्कुल अलग है। जो भारत ने कर दिखाया है, आप देखिए 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। भारत ने एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। भारत ने पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर को सरेंडर करवाया। ये कुछ छोटी मोटी बात है। और देखिए, आप कारगिल की बात देखिए कि किस धोखे से उन्होंने उस इलाके में आए और उसके बाद में इतनी दुर्गम, इतनी मुश्किल जगह, इतना हाई एल्टीट्यूड एरिया जहां पर आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, 18,000 20,000 फुट की जगह और सीधी ऊंचाई, लेकिन 527 सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है। अभी बहुत दूर जाने की बात नहीं है। 15 जून 2020 गलवान, देखिए भारतीय सेना के 20 वो बलवान, गलवान के एक कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने जो चाइना और पीएलए की जरूरत की थी, उन्होंने एलएसी का स्टेटस चेंज करने की, किस प्रकार से उनको नखारा और उन्होंने चाइना के 100 से ज्यादा सैनिकों को मारा। और मैं तो कितने गिनाऊंगा आपको, ये सोचते हैं बाहर वाले। मैं आपको एक चीज पक्का बताता हूं, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और जो असली इतिहास है, एक्चुअल हिस्ट्री है, वो बिल्कुल अलग है, एक्सक्लूसिव है। तो मैं कहूंगा कि बाहर वाले हमारे को बहुत ऊंचे स्तर पर देखते हैं, लेकिन हमको अपना खुद का स्तर नहीं मालूम है। इसलिए ये जरूरी है हम सबको ये जानना कि हम क्या हैं, हमारी ब्लेसिंग्स क्या हैं, हमको ब्रह्मांड का क्या आशीर्वाद है। सर, आपने 40 साल काम करा है इंडियन डिफेंस आर्मी में, तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस आने चाहिए, मतलब जरूरी है वो इंडियन डिफेंस आर्मी के लिए? याशिका जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, आपने आगे की बात की है, फ्यूचर की बात की है। भारतीय सेना में एक सोच रही है सदा, इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। इसका मतलब कि हर वक्त आप ऊंचा स्तर किस प्रकार हासिल करें। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो अलग होगा, उसके अलग चैलेंजेस हैं फ्यूचर वॉरफेयर के लिए।
इसलिए जो चेंजेस आने वाली हैं वो पहला चेंज है मॉडर्नाइजेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा इंटीग्रेशन। देखिए, अभी आपने जिस प्रकार देखा कि प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले लाल किले से कहा था कि सीडीएस अपॉइंटमेंट का गठन किया, उसके बाद में थिएटराइजेशन का काम चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि इंडियन आर्मी अपने आप को रीस्ट्रक्चर, रीऑर्गेनाइज करे जो आने वाले चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आ रही है वो जो लड़ने का तरीका है उसको बहुत इफेक्ट करने वाली है। आपने देखा कि किस प्रकार अर्मेनिया अजरबैजान की जो लड़ाई हुई उसमें जो लॉयटरिंग म्यूनिशन था, उसमें जो ड्रोन थे, यूएवी थे, उन्होंने किस प्रकार पूरा लड़ने की जो तरीका है उसको बदल दिया। उसके बाद में जो 11 दिन की लड़ाई हुई इजराइल और पैलेस्टीनियन की टेररिज्म के साथ में, उसमें भी आपने देखा कि किस प्रकार जो पैलेस्टीनियन की तरफ से जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने हमास के टेररिस्ट ने किस प्रकार से रॉकेट, ड्रोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन इजराइल ने, उनकी डिफेंस फोर्सेस ने किस प्रकार टेक्नोलॉजी के ऊपर में अपना जो आयरन डोम बनाया था अपने आप को डिफेंड किया। और यह भी देखा होगा आपने कि कितना प्रिसीजन से उन्होंने अटैक किया, एक बिल्डिंग्स को किस प्रकार एकदम ढहते हुए पूरी दुनिया ने देखा। तो जिस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी अभी वॉरफेयर में इफेक्ट करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने तो देखा कि 26 जून को जो जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ, उसके साथ में हमारे इलाके में, हमारे रीजन में जो टेररिज्म के साथ में टेक्नोलॉजी जुड़ी है, ये एक अलग ही एक चैलेंज है। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इसके लिए चेंज होना बहुत जरूरी है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये हमने पहले से ही सोच के रखा था और टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर में ऑलरेडी रीस्ट्रक्चर और रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो चैलेंजेस आ रहे हैं आने वाले समय में, अगर हम भारत की थ्रेट और चैलेंजेस को देखते हैं तो जिस प्रकार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें कही चुनौती के विषय के ऊपर में। उन्होंने कहा टेररिज्म और विस्तारवाद जो चाइना की तरफ से है। ये तो बिल्कुल क्लियर कहा, बिना नाम लिए, लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि चाइना की तरफ से एक्सपेंशनिज्म और पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की जो चुनौती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोस्ट कोविड का समय है, इसके अंदर में जो स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट है, जो सुरक्षा को लेकर जो स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत बदलाव होने वाले हैं। तो वी गॉट टू बी रेडी फॉर दैट बदलाव, और भारत इन बदलाव के लिए ऑलरेडी रेडी है। और ये स्पेशली जो समय था ना, दिसंबर 2019 के बाद में आपने देखा कि किस प्रकार चाइना ने अप्रैल मई 2020 में जो ईस्ट लद्दाख के अंदर में अपनी एक्टिविटी थी उनको बढ़ाया। उसके बाद में एलएसी एलओसी दोनों के ऊपर में एक तनाव रहा, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन था। और जो हम कहते हैं टू फ्रंट, तो दोनों ही एक्टिव थे। लेकिन जिस मुस्तैदी से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपना काम किया, और 12 फरवरी 2021 को जो चाइना नॉर्थ और साउथ बैंक पंगैंगसो से पीछे हटा और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया 25 फरवरी को सीजफायर करने के लिए एलओसी की। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अभी जो आने वाली लड़ाई है उसके अंदर में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एक फैक्टर होने वाला है। जिस प्रकार चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, स्वॉर्मिंग, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ ड्रोन कंट्रोल्ड बाय एआई, सो ये एक चैलेंज है और भारतीय सेना इन चैलेंजेस के लिए तैयार है। सर, आपने भारतीय सेना में 40 साल काम करे हैं। 40 साल में आपने कई सारी सरकारें भी देखी होंगी, कई सरकारों ने अलग अलग काम भी करा है। आपके हिसाब से जो दौर रहा है 40 साल पहले जो था अब था, क्या अंतर आया है इसमें? देखिए, भारतीय सेना का जो काम करने का तरीका है वो है नेशन फर्स्ट। हमारी जो सोच है ना, जो इंडियन आर्मी की सोच है, सबसे पहले कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज सीक्रेट। दूसरा कि हमारे को डेमोक्रेसी में फुल फेथ है। तीसरा, वी आर अपॉलिटिकल। और चौथा है सेकुलर। और पांचवा है प्रोफेशनलिज्म। जब आप इस चीज को देखते हैं, और हमारी नजर में यह है कि राष्ट्र, सरकार, सेना एक रीढ़ की हड्डी है।
हमने कभी ये नहीं देखा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार है। हम तो इसी बात पर वचनबद्ध हैं। सरकार है, राष्ट्र है और कमिटमेंट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की राष्ट्र के प्रति। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, मैं ऐसे कहूंगा कि जिस प्रकार, अगर बहुत सच्चाई से कहूं, कि जो 1962 एक बहुत चैलेंजिंग टाइम था भारत के लिए, लेकिन उसके बाद जो बदलाव हुआ, सबसे पहले तो 1967 में जो नथुला और चोला के अंदर में एक झड़प हुई थी, उसके अंदर में चाइना के 300 से ज्यादा सैनिक मरे थे। और उसके बाद में 1971, वो तो एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी भारतीय सेना के लिए, पूरे भारत के लिए। उसके बाद में मैं कहूंगा कि जो 4 कॉन्जिक्यूटिव हमारी लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ में, चारों में एक डिसिसिव जीत हुई। जो कारगिल की लड़ाई थी 1999 को, वो एक डिसिसिव मिलिट्री और पॉलिटिकल विक्ट्री थी। और जो हमारे सामने एक चुनौती थी इंसर्जेंसी टेररिज्म की कश्मीर की, उसको तो किस प्रकार से बदलाव किया आपने देखा है। एक नया दिशा, एक नया कश्मीर, उस दिशा में चले गए हैं। तो मैं कहूंगा कि देखिए, ये सेना का काम करने का जो तरीका है, प्रोफेशनलिज्म के जो आधार है, और मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से भारतीय सैनिक की सोच है, वो है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय। और जिस प्रकार से भारतीय सेना की मिलिट्री कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल्स, पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत की जो कम्बैट एफिशिएंसी है, कम्बैट एक्सपीरियंस है, वो किस दर्जे का है। एक मिसाल देता हूं, अभी जो स्टैंड ऑफ था ईस्ट लद्दाख में, हाई एल्टीट्यूड एरिया और ऑक्सीजन की कमी, स्नो का वातावरण, तेज हवा, चिल फैक्ट और बहुत मुश्किल दुर्गम इलाका है। हमारे सैनिक सियाचिन में बैठे हुए हैं 1984 से। चाइनीज वाले आए, वो इतने बीमार हुए, इतनी प्रॉब्लम हुई, कई तो डिसओरिएंट होके एलएसी को पार करके, और उनको अपने 90% ट्रूप्स को रोटेट करना पड़ा। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय सेना का क्या दर्जा है। सर, आर्टिकल 370 लागू होने से पहले और लागू होने के बाद के ऊपर आपके क्या विचार हैं? यशिका जी, ये जो सवाल आपने आर्टिकल 370 का किया है, मैं तो इसको एक हिस्टोरिक, एक स्ट्रैटेजिक और एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज मानता हूं। देखिए, जिस प्रकार मैंने कहा कि एज ए सोल्जर और एज ए नागरिक, नेशन फर्स्ट, वन नेशन, इंटीग्रेटेड नेशन, यही सोच रखी थी। लेकिन जो आर्टिकल 370 से पहले था, उसमें एक ड्यूअलिटी थी, एक एम्बिग्यूटी थी, वहां पर अलग फ्लैग था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी, तो कहीं आत्मा को खटकती थी, देश की, राष्ट्र की आत्मा को और अपनी आत्मा को खटकती थी। ये जो 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने एक हार्ड डिसीजन लिया और पहले 70 साल की जो गलती थी उसको सुधारा, उससे बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म कर दिया। सबसे पहली बात क्या हुई कि जो पाकिस्तान 1947 से एक हेट इंडिया, एंटी इंडिया और कश्मीर के मुद्दे पर नैरेटिव बनाया हुआ था, कहानी बनाई थी, उसको एकदम जड़ से उखाड़ दिया, अपरूटेड, फिनिश्ड, टर्मिनेटेड। और दूसरी बात यह थी कि कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत को जोड़ दिया। 5 अगस्त के बाद में जब 6 अगस्त में लोगों ने सवाल पूछे और भारत के गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान विल बी इंटीग्रेटेड बैक, अक्साई चिन विल आल्सो बी इंटीग्रेटेड बैक, और कहा इसके लिए जो भी कॉस्ट होगी वो दी जाएगी इन वट एवर फॉर्म इट इज। तो अभी जो रेड लाइन पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चिन की खींची है, और देखिए उसके बाद क्या हुआ, 31 अक्टूबर को 2 यूनियन टेरिटरी का निर्माण हुआ, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में नवंबर में क्या हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप इशू किया, और आपको ये मैप दोबारा देखना चाहिए लद्दाख का। उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो अफगानिस्तान के साथ में 136 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसको क्लियरली दिखाया गया। पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है, अक्साई चिन हमारा है,
ये जो एक बहुत बोल्ड डिसीजन और पूरी दुनिया के साथ में ये साझा किया हमारी सोच, ये सब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन होने के बाद में हुआ है। बहुत मुश्किल था और मैं कहूँगा कि उसके बाद में जो पाबंदियां लगाई कश्मीर में वो भी जरूरत था, क्योंकि इससे जो पाकिस्तान को डीकपल किया है, पाकिस्तान को इस खेल से जो बाहर किया है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और अभी आप देखिए नवंबर 2020 में जो डीडीसी के इलेक्शन हुए, जो बीडीसी के इलेक्शन हुए, अभी जो स्थिति है, जिस प्रकार से यूथ वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, जिस प्रकार टेररिस्ट एक्टिविटी कम हुई, स्टोन पेल्टिंग कम हुई, जिस प्रकार जो सोच है ना वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, वो एक पीस की तरफ में जा रही है। आपने देखा कि 2021 के अंदर में जो ऑल आउट ऑपरेशन है उसको कितनी सफलता मिल रही है। जो सफलता मिल रही है उसके पीछे में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक प्रोफेशनलिज्म, कॉम्बैट एफिशिएंसी है। लेकिन एक और मुख्य बात है कि अभी जो इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है टेररिस्ट के बारे में, वो अवाम खुद शेयर करता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। मैं कहूँगा कि सबसे पहले वन इंडिया, इंटीग्रेटेड इंडिया, नेशन फर्स्ट, ये था। और दूसरा, मैंने तो कश्मीर के अंदर में 10 साल सेवा की है, वहाँ पर अवाम की तकलीफ को फर्स्ट हैंड देखा है। मुझे बहुत खुशी है कि अभी कश्मीर में जो दिशा बदली है। और देखिए 15 अगस्त को आपने देखा था कि लाल चौक के अंदर में क्या नज़ारा था, जो तिरंगे झंडे चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। तो अभी सोच, पार्टिसिपेशन और जो दिशा है वो सबसे बड़ी एक बदलाव है आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद। सर कश्मीर के बारे में आपने बताया कि अभी 370 के बाद से अभी नवंबर के साइड में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन जब हुए थे सर, तो आपको मैं एक थोड़ा सा आपका दिमाग खींचना चाहूँगा। वहाँ पे कुछ जो नेता थे वहाँ के, जो बीजेपी के नेता भी थे, और कुछ लोगों की हत्याएं की गई थी वहाँ पे। हत्या करने के बाद से फेसबुक और सोशल मीडिया जो भी हैं उन पे काफ़ी सारे पोस्ट आ रहे थे, लोग जश्न मना रहे थे। तो एक ऐसा भी हमारे देश में एक ऐसा भी क्राइटेरिया है लोगों का, जो देश में रह के देश का खाते हैं और गाते दूसरे देशों के हैं। तो वैसे लोगों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जो देश में रह के देश के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, देश में हो रहे हानि के ऊपर हंस रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सुमित जी, क्या कहना चाहता हूं मैं, बस यही कहना चाहता हूं वो एंटी नेशन है, उनके अंदर में राष्ट्रहित की बात नहीं है। एक्चुअली बात क्या है कि हमारे चैलेंजेस हैं वो है सबसे पहले कि जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, OGW नेटवर्क, हमारे चैलेंजेस हैं रेडिकलाइजेशन के, हमारे चैलेंज हैं जो सेपरेटिज्म की थॉट रखते हैं, हमारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान जहां चाइना की प्रॉक्सी और लॉबी के हिस्से हैं, जो अपनी आत्मा, अपनी सोच, अपना जहन, अपना चित्त और चेतना को बेच चुके हैं तो हमारे परिवार के, और हमारी ही जिम्मेवारी है कि उनको बताना कि ये गलत है। ये एक शब्द होता है समरसता, मतलब कि पूरा परिवार इकट्ठा होना चाहिए, वन इंडिया, इंटीग्रेटेड इंडिया, और इन चुनौतियों के ऊपर में। बहुत दुख की बात है कि वो अलग सोच रखते हैं, और पक्का है कि आने वाले समय में ये कम होगा। तो सर जैसे कि आपने बताया कि कश्मीर में और जैसे भी ये हमले होते हैं, और देश में ही कितने सारे ऐसे गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं जिन्हें आप एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे हो, वो लोग खुश होते हैं। ऐसे जैसे सर ISIS है पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान के ISIS को सपोर्ट करने वाले भारत के लोग हैं। तो सर ऐसे देश के गद्दार तो कई सारे हैं, लेकिन ये जो ISIS के नाम पे, आतंकवादी संगठन के नाम पे धर्म जाति को बीच में लाके, धर्म जाति का नाम लाके, और ये जो आतंकवाद फैला रहे हैं लोग ISIS जैसे है, तो इन सब पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये जो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जिहादिज्म का एक चैलेंज और थ्रेट आया है पूरे विश्व के लिए, और इसका जो गढ़ है वो पाकिस्तान रहा है। वहाँ से जिस प्रकार से टेररिज्म पनपी है, और आपने देखा कि जो अफगानिस्तान के अंदर में पहले सोवियत आए, उसके बाद में अमेरिकन आए, और इस सब को एक जो मोमेंटम मिला है फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जिहादिज्म का, और इसके जो इफ़ेक्ट है वो पूरी दुनिया में हुए हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि 9/11 इसी के कारण हुआ था। और ये जो सोच है, ये जो रेडिकलाइजेशन है, और जो धर्म के ऊपर में
पेश किया गया है, ये जो जिहादिज्म है ये मिस इंटरप्रिटेशन है, और मैं कहूँगा ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आपने कल बहुत बारीकी से प्रधानमंत्री जी को सुना 15 अगस्त लाल किले से, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे पहला है टेररिज्म और दूसरा है एक्सपेंशनिज्म। ये जो टेररिज्म है ये तो अभी लगता है कि और भी बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि जो कल 15 अगस्त के दिन में जो अफगानिस्तान में हुआ, उससे जो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जिहादिज्म है और टेररिज्म है, इसको और भी बढ़ावा मिलने वाला है। ये ना केवल पूरे विश्व के लिए चुनौती है, ये हमारे रीजन के लिए, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के लिए एक चुनौती है। देखिए, ये जो मैं कहूँगा कि टेररिज्म के साथ में ये जो प्रॉक्सी, झूठ, प्रोपेगेंडा और इन सब को अपनी एक स्टेट पॉलिसी बना लेना और स्टेट की एक स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बनाना, ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है। और आप सिर्फ एक उदाहरण अफगानिस्तान की ले लीजिए। 20 साल जो अमेरिका वहां रहा, तो अफगानिस्तान के 2,41,000 लोग मरे हैं। सर, आपने जैसे 40 साल काम करे इंडियन डिफेंस आर्मी के लिए, तो आप हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, ये जो यूथ है ना, इसमें जो सबसे बड़ा लेटर है वो है YOU, मतलब आप। और ये जो यू है ये हर एक भारतीय को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए, जो हमारा डेमोग्राफिक जो कैलकुलस है, उसको अगर कैलकुलेट करें तो पता चलता है कि सबसे बड़ी जो फौज है ना, वो हमारे यूथ की है। और पूरा भरोसा है कि जो भारतीय यूथ हैं, वो उनके दिल में जो राष्ट्र के लिए प्रेम है, उनके लिए जो समाज के लिए एक समाज हित सोच है, और इसके अलावा वो खुद को क्या बनाना चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है, किस प्रकार से वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश की माइट के लिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्षण है ना, जो भारत के इतिहास का अभी हम मना रहे हैं 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी पूरा देश ही इकट्ठा होकर अपने मिशन, संकल्प, रोड मैप की ही बात कर रहा है। आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार गति शक्ति के बारे में बात की। उन्होंने कहा 100 लाख करोड़ का जो प्लान है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, इसमें यूथ का सबसे बड़ा रोल होगा। और मैं तो इस विश्वास का हूं कि जो भारत की धरोहर है, यानी कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और जो असली इतिहास है, वो हमारा फर्म बेस है। और जो आने वाला समय है, उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार आप देखिए भारत की जो एक्सक्लूसिविटी है स्पेस में, मिसाइल में और न्यूक्लियर के इलाके में, और अभी जो चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करने की, सप्लाई चेन की, इस क्षण के ऊपर में तो हमारी जो वॉर है कोविड के ऊपर में है कि किस प्रकार हम कोविड का, उसके वेरिएंट्स ऑफ म्यूटेंट का और उसका सामना मत करें। उसके बाद में जो इकोनॉमी के ऊपर में इफेक्ट हुआ है, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करें। मैं कहूँगा कि देखिए, ये जो आज का यूथ है, इनके कंधों के ऊपर में एक बहुत बड़ा भार है कि इन परिस्थितियों से भारत किस प्रकार से निकले कि एक डेवलपमेंट, एक प्रोग्रेस, और जो विश्व में हमारी असली जगह होनी चाहिए उसको कैसे हासिल करें। देखिए, मैं तो हर एक यूथ को एक सैनिक, एक स्कॉलर, एक संत के रूप में देखता हूँ। और मेरी नज़र में नेशन, सोसाइटी और हर इंडियन बहुत अहम है। और जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत का जो युवा है, और सबसे बड़ी बदलाव क्या हुआ है, जो हमारी वुमेन पावर और गर्ल पावर है। आपने देखा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी सैनिक स्कूल के अंदर में उनके एडमिशन को खोला जाएगा। आपने देखा कि ये जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त की, जो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले वहाँ जो 122
हमारे एथलीट्स बैठे थे जिन्होंने भारत को वो हर्ष उल्लास दिया है, वो सक्सेस दी है कि पहली बार भारत और एथलेटिक्स और ओलंपिक्स के क्षेत्र के अंदर में गोल्ड मेडल, वो भी सुविधा नीरज चोपड़ा, वो भी आर्मी के, उन्होंने किस प्रकार से इतिहास बदला, 7 मेडल लाए। उसके अंदर में वुमेन पावर देखिए आप, वुमेन हॉकी टीम देखिए आप, उसमें देखिए पीवी सिंधु 2 बार भारत के लिए मेडल जीत चुकी हैं ओलंपिक्स के अंदर में। ये जो बदलाव आया है, इसमें ये यूथ का जो ताली बजाई थी ना हम सब ने प्रधानमंत्री जी के साथ में मिलकर, वो ताली थी खेल, खिलाड़ी और यूथ को, वो ताली थी वुमेन और गर्ल पावर को। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भारत का जो यूथ है उसको अपनी सेल्फ वर्थ मालूम है, क्योंकि जिस प्रकार हमारा यूथ एक एंटरप्रेन्योरशिप में, एक कंट्रीब्यूशन में, एक देश के निर्माण में और भारत के भविष्य को बनाने के लिए उनके सोच है, बहुत खुशी होती है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। इतना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी बातें सुन के सर रोंगटे खड़े हो गए, और ये बातें सुन के सर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और सभी यूथ को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपकी बातों को सुनकर। बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी उत्सुक होते हैं। आप जैसे लोगों को देखकर आप जो है उनके लिए प्रेरणा का बहुत बड़े स्रोत हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो और ये इंटरव्यू आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, और हम आपसे सर मिलते रहेंगे। जैसे जैसे मुद्दे आएंगे, जैसे जैसे इश्यूज आएंगे, हम उनके ऊपर आपसे बात ज़रूर करेंगे। फिलहाल वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आपका सुमित जी और यशिका जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद साहब।